नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं, विषय आरो। अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है आरो, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पाठ सप्रश्न व्याख्या सहित अपन कर चुके हैं। उसका तीसरा पाठ है कुंवर नारायण, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कुंवर नारायण को पढ़ने से पहले या शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो आज ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे कि इसको बड़े शानदार ढंग से समझाया जाएगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और आपके मन में इस पाठ से लेकर कोई भी सवाल उठते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और साथ में ये बताना भी नहीं भूलें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपन शुरू करें। कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, देखिए कुंवर नारायण के बारे में आपको सामान्य जानकारी देते हैं कि हमारे आधुनिक काल के अंदर प्रयोगवाद था। क्या था? प्रयोगवाद था। प्रयोगवाद के जनक किससे माने जाते हैं? अज्ञे को। किसको? अज्ञे को। प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता? प्रयोग। इन्होंने क्या किया था? 7 कवियों का एक समूह बनाया था। पहला जो था उसको सप्तक बोला जाता था, दूसरे को द्वितीय सप्तक बोला जाता था। द्वितीय सप्तक में भी कितने कवि थे? 7 कवि थे। और अपने कुंवर नारायण जी वो द्वितीय सप्तक के कवि। अपने कितना याद रखना है कि ये द्वितीय सप्तक के कवि है और एक याद रखना है ये प्रयोगवादी है। प्रयोगवाद है वो किस काल के अंतर्गत माना जाता? आधुनिक कालीन है। किस कालीन है? आधुनिक। यानी 2-3 चीजें क्लियर कर लो। आधुनिक कालीन है, प्रयोगवादी है और द्वितीय सप्तक के कवि है कौन? कुंवर नारायण। और इनकी क्या विशेषता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए इनके जन्म को लेकर 19 सितंबर 1927 यूपी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। याद रखना ये फैक्ट है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अब इनकी प्रमुख रचना है चक्रव्यूह 1956, अमूमन परीक्षा में पूछा जाता है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। विद्या के रूप में भी याद करना है आपको, परीक्षा में छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि कुंवर नारायण जी के किन्हीं 2 काव्य संग्रहों का क्या बताओ? नाम बताओ। तो वहां पर ये ऐसे आपको याद होंगे ना काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, जैसे परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार इनका ये सामान्य रचना है। इनको प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कुमारन आसन पुरस्कार दिया गया, व्यास सम्मान दिया गया, प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया, लोहिया सम्मान दिया गया, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो पुरस्कारों के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी रखनी जरूरी है। 2017 में इस हिंदी के महान व्यक्तित्व का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो जन्म कब हुआ था? 27 में और 17 में इनकी क्या होगी? मृत्यु। यानी कितने साल जिए ये? 90 साल। कितने साल? 90 साल। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। अब पढ़ते हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गरज से ढकी पुरानी किताब। क्या बोला है कवि ने कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये इनकी प्रतिनिधि पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि घर का दरवाजा कई दिनों के बाद घर बंद है और वो खुलता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया, उसको एक तुलना की है किससे? किताब से, जो किससे ढकी हुई है? गर्द। गर्द का मतलब होता है धूल, रेती। बुक्स पढ़ी और उसके ऊपर रेत जम जाती है, उसको बोलते हैं गर्द। अब देखिए, गर्द से ढकी हुई हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। तो कब से उन्होंने लिखना शुरू किया? 1950। यानी उनका जन्म कब हुआ था? 1927। लिखना कब शुरू किया? 50। यानी लगभग वो जब 23 साल की उम्र में थे तब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनप्रक लेख भी लिखे, कहानियां भी लिखी, सिनेमा तथा अन्य कलाओं की समीक्षाएं भी लिखी। सिर्फ उन्होंने काव्य संग्रह ही नहीं लिखा, इसके अलावा भी उन्होंने लेख लिखे हैं, सिनेमा और कहानियों अन्य कलाओं की समीक्षाएं भी लिखी है। किंतु कविता विधि उनके सृजन क्रम में सहयोग हमेशा प्राथमिकता पर, यानी उन्होंने सबसे अधिक जो है वो काव्य संग्रह लिखा है। ये लिखे जरूर है लेकिन सबसे जो ज्यादा लिखा है, इन्होंने कहा कि जो सृजन क्रम हमेशा जिनको प्राथमिकता दी है, यानी ज्यादा लिखा है या जिस पे उनकी रुचि ज्यादा थी, वो क्या था? उनका काव्य संग्रह था। कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य के स्थान पर प्रबंधों के दावेदार की लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त। ध्यान रखना, आत्मजयी उनका प्रबंध काव्य है और लंबी कविता है सबसे उनकी कविता प्रबंध काव्य। याद रखना, आत्मजयी, आत्मजयी प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव
अखबारी कविता में वर्त का उलझाव, अखबारी सतह पर वैचारिक द्वंद के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन। ध्यान रखना, ये उनकी कविता की विशेषता भी हो सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुंवर नारायण के काव्य की विशेषता क्या है, तो आप यदि ये लिखते हो कि वर्त के उलझाव, अखबारी सत्यपन, वैचारिक द्वंद के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। और हम ये भी बता सकते हैं कि उनकी कविता जो संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन लिए हुए है, ये उनकी काव्य की विशेषता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं की विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है, यानी वास्तविकता को, यथार्थ का मतलब है वास्तविकता का वो अपनी कविताओं में क्या करते हैं, वो उजागर करते हैं। उनका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणा और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन में मुकम्मल और पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नकुलता उनकी कविता के बीच शब्द है। कुंवर नारायण जी की पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं, यानी कवि है, इनकी विशेषता है कि नागर संवेदना की विशेषता बताते हैं। विवरण उनकी यहाँ नहीं के बराबर, व्यक्तिगत और सामाजिक उपापों से तनाव की पूरी व्यंजकता के सामने लाते हैं। एक पंक्ति के कहे उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिस्सा प्रतिशत से सहमे हुए एक संवेदनशील की मन की आलोचना के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी ये उनके काव्य की क्या है, विशेषताएं हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे उनकी एक कविता। विद्यार्थी अपन ने इनके बारे में पढ़ा कि इनकी जो कविता है वो संयम, साफ सुथरापन भरी हुई है। ये नागर संवेदना के कवि हैं। इन्होंने ज्यादा उलझाव भरी कविताएं नहीं लिखी है। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं इनकी दो कविताएं। कौन कौन सी पढ़ेंगे? यहाँ हम कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने। इन दिनों ध्यान रखना आपको, कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। अपन ने पीछे पढ़ा था कि इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है इन दिनों। क्या नाम है? इन दिनों। हमने जो पाठ्य पुस्तक अपना जो ये पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर हम कविता के बहाने पढ़ेंगे। और ये जो कहां से ली गई है? इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता को वजूद को लेकर आशंकित है, यानी वर्तमान में कविता का वजूद, यानी कविता बचेगी या नहीं बचेगी, ये लेकर लोगों के मन में क्या है? शंका है, आशंकित शंका है। शक है कि यात्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। इनको लगता है कि वर्तमान में जो यांत्रिकता है, यानी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल की दुनिया में हम बढ़ रहे हैं, वहां लग रहा है कि कविताएं क्या हो रही है? खत्म हो जाएगी। उसके अंदर ये वहां पर ये अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपने विचार रखते हैं कि कविता को हम बचा सकते हैं। कविता के बहाने ये एक यात्रा है, चिड़िया फूल को लेकर बच्चे तक की है। इसमें देखो तीन चीजें बताएंगे, एक बच्चे के बहाने यात्रा करेंगे वो, एक चिड़िया के बहाने, और दूसरा है फूल के बहाने। यानी तीन, चिड़िया, फूल और बच्चे के बहाने वो किसकी यात्रा करवाएंगे? कविता की यात्रा कराएंगे। और जिसमें वो बताएंगे कि कविता जो है उसकी यात्रा क्या है? असीमित है, और बाकी जो है उनकी यात्रा क्या है? सीमित है। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की ओर बढ़ता कदम बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल खिलने के साथ उसकी परिणति भी निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने भी क्या है? असीम है। बच्चों के खेल की किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता का शब्दों का खेल, यानी यहाँ पर देखो फूल और चिड़िया के जो बात कर रहा है, उनकी जो उड़ान है या फूल के खुशबू की जो बाहर है, उनकी क्या है? एक सीमा निर्धारित है, वहीं तक आता है। लेकिन बच्चे के जो सपने हैं वो क्या है? असीम है। इसी तरह कविता के जो शब्द है, उनके जो भंडार है, उनकी जो सीमा है, वो भी क्या है? ये शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वह सीमाओं का बंधन खुद खुद क्या हो जाता है? टूट जाता है। वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो, फिर समय की सीमा क्यों ना हो। तो ये इस माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कविता के बहाने इन दिनों से जो ली गई रचना, ये बताना चाह रहे हैं इसकी उड़ान कहां तक है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी कविता, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। यानी ये जो ली गई है ये कहां से ली गई है? कोई दूसरा नहीं से ली गई है, संग्रह से संकलित। ध्यान रखना वो कहां से ली गई थी? इन दिनों से। इन दिनों से कौन सी कविता ली गई है? कविता के बहाने। और कोई दूसरा नहीं पे कौन सी कविता ली है? बात सीधी थी पर। कविता के कथ्य और माध्यम से द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात, इसमें भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात को लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के प्राय रूप में जानते हैं उन सब का एक विशेष अर्थ होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता को बनाना सही बात है, पर सही शब्द जुड़ना होता है जब ऐसा होता है। किसी का दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वो भी सहूलियत के साथ हो जाता है।
कहने का मतलब है कि इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक तो कविता के बहाने ली कहां से गई इन दिनों, इसमें कविता की विशेषता बताई गई है। तुलना किस किस से की गई है? चिड़िया से, फूल से और बच्चे से। इसमें चिड़िया और फूल की जो यात्रा है उसकी जो सीमा है उसका एक दायरा है, लेकिन बच्चे हैं उसके जो सपने हैं उनकी सीमा का कोई दायरा नहीं है। ठीक प्रकार से उसी तरह जिस तरह बच्चे के सपने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविताओं में एक शब्दों का क्या है? बहाव है, और शब्दों का बहाव है वो बहुत ही, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो भी क्या है? असीमित है। दूसरी जो हम कविता बनेंगे वो है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं से ली गई है। ध्यान रखना उसमें ये कहा है कि हम बातों को यदि ऐसे शब्दों में उलझा जाएंगे तो जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे। और बात इसका जो है बात सीधी थी पर इसमें मतलब एक बात बताई गई है कि जिस प्रकार से कोई क्या होता है? पेच होता है, और पेच का एक खांचा निर्धारित है, बार बार यदि हम पेच को कसेंगे तो क्या हो जाएगी? उसकी चूड़ी है वो क्या हो जाएगी? मर जाएंगी। उसी तरह यदि आप शब्दों में उलझे रहोगे तो आप जो बात कहना चाहते हैं उसका महत्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यही इन पाठों में समझाया गया है। इस तरह से आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। मेरा पूरे वीडियो में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जोड़ दो। तो इस तरह से कविता के बहाने इन दिनों से जो ली गई थी और बात सीधी पर कोई दूसरा नहीं, इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।